हेलो साथियों, वेलकम बैक टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो जो है आपको आगामी जितना भी है रेलवे का 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, और भी वैकेंसी जो पुनः जो आएगा आपको एलपी का वैकेंसी फिर आने वाला है, सभी के लिए जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ जो है हमारी टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे संबंधित जो है टोटल अभी तक 13 वीडियो हो चुका है, आज है 14वां वीडियो। तो 13वां वीडियो के लिए इन सभी का जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता क्या है? 3 है। देखिए पहला तत्व है ए नंबर में कार्बन दिया। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा? 2 4। और जब देखिए ये है अल्युमिनियम, अल्युमिनियम क्या होता है? तो अल्युमिनियम होता है 13। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा? 2 8 और 3 होगा। ठीक, देखिए संयोजकता क्या होता है? संयोजकता ये होता है कि कोई भी तत्व जो है जो त्यागता है इलेक्ट्रॉन या जो ग्रहण करता है उसी को हम संयोजकता कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? तो ये आपको 4 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करना चाहेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगा तो ये त्याग भी सकता है। यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी करेगा किसी के भी साथ, तो इसका संयोजकता 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए अल्युमिनियम है, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है अपना अष्टक पुराएगा। जब अष्टक पुराएगा तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो ये त्यागेगा त्यागेगा तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना और 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागना में आसान कौन सा है? तो आसान है आपको 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यानी कि जो त्यागेगा या ग्रहण करेगा उसी को हम संयोजकता कहते हैं। तो इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा है संयोजकता किसका 3 है, तो अल्युमिनियम का है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं आगे सल्फर। तो सल्फर का होता है आपको 16 परमाणु क्रमांक। तो इसका भी हम निकाल के देखते हैं क्या होता है संयोजकता। तो 2 8 और 6 हो गया। तो यहाँ देखिए आपको इसको अष्टक पूरा करने के इसको 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा। या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो 6 को ये त्याग देगा, तभी है ना। लेकिन इसको देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसको आसान है, तो आसान है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही करेगा। तो ग्रहण करेगा तो इसका संयोजकता 2 हो जाएगा सल्फर का। देखिए मैग्नीशियम जो है ये क्या होता है? तो 12 होता है। तो 12 होता है तो 2 8 और 2 हो जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको ये त्यागेगा ही, क्योंकि देखिए कम है तो कम वाला को त्यागेगा, तो इसका संयोजकता 2 ही हो जाएगा। तो जब हमसे 3 वाला पूछा था तो अल्युमिनियम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ और कांच के बर्तनों क्रमशः है 1.3 और 1.52 है। तो कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है तो बर्फ के सापेक्ष कांच का आवर्तन क्या होगा? और किरण जो है कांच के अविलंब कांच में जो है अविलंब। देखिए म्यू, म्यू यानी कि अपवर्तनांक ऑफ बर्फ, यानी कि आइस का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आपको 1.31 दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या कहा है कि बर्फ और कांच का अपवर्तनांक, यानी कि म्यू ऑफ कांच, कांच को ग्लास लेते हैं तो यानी जी, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 1.52 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कोई भी पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो उतना ही सघन माध्यम होता है। ठीक, और जिसका कम होगा वो विरल होता है। यहाँ देखिए आइस का जो है यानी बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है और ग्लास का जो है 1.52 है। इस दोनों में सघन कौन हो गया? तो ये ग्लास हो गया, यानी कि कांच हो गया। तो यानी हम क्या कर रहा है? बर्फ और कांच का अपवर्तनांक दिया है और कोई प्रकाश जो है बर्फ से कांच में गमन कर रहा है, यानी कि आइस से जो है कांच में, यानी क्या हुआ कि कोई भी प्रकाश जो है बर्फ से कांच में कर रहा है, यानी कि बर्फ क्या है? तो विरल माध्यम हो गया और कांच हो गया आपको सघन माध्यम। क्योंकि कोई भी प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो यह बर्तन का नियम क्या कहता है? तो वो अभिलंब की ओर जो होती है झुक जाती है। और इसका गति जो है आपको प्रकाश के लाइट का ये होना चाहिए इसका गति, तो ये गति जो है आपको धीमा हो जाता है, गति धीमा हो जाता है। देखिए हमको क्या पूछा है कि अपवर्तन और कोई प्रकाश का बर्फ कांच गमन करते हैं तो बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तन पूछा है। तो बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तन पूछा है। ठीक, तो बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तन क्या हो जाएगा? बर्फ के सापेक्ष पूछा है कांच का, तो कांच कितना है? तो 1.52 है। और किसके सापेक्ष है? तो बर्फ के सापेक्ष है, तो 1/3 हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। दशम दशम उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 152/131 है। जब इसको सॉल्व करेंगे दशमलव में निकालेंगे तो 1.10 होगा, 16 होगा। और ये धीमा हो जाएगा और ये जो है अभिलंब की ओर झुकेगा। ये देखिए हम क्या करेंगे? बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तन क्या है? तो कांच का अपवर्तन 1.16 हो जाएगा और किरण जो है कांच में अविलंब की ओर झुकेगा। ठीक, तो यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक,
देखिए डी नंबर में ही दिया 1.16 और यहाँ की ओर होगा, तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। देखिए ये चित्र दिया है मानव आहार नाल का, उसके आधार पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ मिलान को दर्शाइए। देखिए जो है आपको कौन सा चित्र है, यही चित्र दिया होगा। ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपको ग्रसनली है, ये क्या है तो लीवर है, और ये देखिए आपको ये छोटी आंत का चित्र है और ये आपको बड़ी आंत का चित्र है जिसको आंत भी कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या कहा है इसमें। देखिए ए नंबर ये क्या है, ये है आपको ग्रास नली है। ये क्या है तो ये है ग्रास नली, यानी कि ए किसके साथ मिलेगा तो ए ग्रास नली देखिए इसमें दिया हुआ है, ये ग्रास नली है। और देखते ये डी, डी ये क्या है ये आपको लीवर है, लीवर है। और ये सी नंबर जो है ये आपको छोटी आंत है, ये क्या है तो ये आपको छोटी आंत, ये है आपको छोटी आंत। और ये बी क्या है तो ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत है। अब देखिए क्या कहा है इसके बारे में ए नंबर में। देखिए एक और 4 भोजन के जल को अवशोषण करते हैं, ए नंबर में दिया हुआ है। उसे क्या पूछा है कि एक सही मिलान दर्शाने वाले विकल्पों को सही मिलान कौन सा होगा उसको हमको करना है। ठीक, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा देखिए ए जो है किसके साथ मिला है ए यानी कि ग्रास नली। ग्रास नली देखिए क्या करता है तो ये ग्रास नली जो है आपको ये करता है आपको यानी कि ये जो है पाचन नहीं करता। ठीक है, ग्रास नली तो पाचन तो करता ही नहीं है, ये 4 के साथ मिलेगा। बी नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है तो बी नंबर में बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत का क्या कार्य है तो बड़ी आंत जो है ये देखिए आप क्या करता है, ये आपको अंकुरन और विली भोजन को जल को अवशोषण करता है, अंकुरन भी करता है और विली जो है इसका जल का अवशोषण भी करता है। यानी क्या हुआ कि बी जो है 1 के साथ मिलेगा, बी नंबर में बड़ी आंत दिया है तो ये अंकुरन और ये कट लिया। ठीक है, अब देखिए आगे है आपको सी नंबर में जो है आपको क्या दिया हुआ है सी नंबर में, तो सी नंबर में छोटी आंत दिया है। तो छोटी आंत के बारे में क्या कहा है तो ये जो है इसकी लंबाई जो है ना जंतुओं में रखा जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। ठीक है, जंतु जो कौन सा भोजन खाता है नहीं खाता है इस पर निर्भर करता है, यानी सी 2 के साथ मिलेगा। और डी जो है डी में देखिए क्या दिया हुआ है लीवर, तो लीवर जो है ये आपको वसा के पाइसीकरण में सहायता होता है। ठीक है, तो इसका मिल जाएगा, इसका देखिए ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। ठीक है, किस ऑप्शन दिया है आपको ऑप्शन नंबर बी में देखिए ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 दिया हुआ है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 12 सेंटीमीटर है तो नई क्रांति के चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष से एक्स बराबर फोकस पर स्थित होगा। यानी कि एक्स कोई भी मुख्य अक्ष पर जो है एक्स जो है एक्स बिंदु है जो कि आपको फोकस पर स्थित है। कौन सा दर्पण है ये आपको अवतल दर्पण है, ये है अवतल दर्पण, ये है आपको मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर जो है एक्स एक बिंदु है जो कि फोकस पर स्थित यानी एफ का बिंदु जो एक्स है। और हमको वक्रता त्रिज्या जो इसका दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या, ये हमको कितना दे दिया है तो 12 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यानी कि ये जो है एक्स के बीच में यहाँ से दूरी क्या आ जाएगा यानी कि फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा आपको आधा हो जाएगा इसका यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 6 सेंटीमीटर माइनस में होगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है, तो ये 6 सेंटीमीटर माइनस में ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन एक मिथक नहीं है। मिथक नहीं है कहने का मतलब क्या कहा है प्रश्न कि कौन सा कथन जो है मिथक नहीं है। तो ए नंबर में कहा है कि मासिक धर्म के दौरान लड़की को रसोई घर में काम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। समानता देखिए गांव घर में होता है, लेकिन ये जो एक प्रकार का मिथक है इनकी झूठा भ्रम है। ठीक, तो मिथक नहीं है, हमसे पूछा तो ये मिथक है ये है। बी नंबर में कहा है कि यदि कोई लड़की मासिक धर्म के दौरान किसी लड़के को देख ले तो वह गर्भवती हो जाती है, नहीं ये गलत दिया हुआ है। तो ये भी एक प्रकार का मिथक ही है कि अगर वो देखेगा तो ये गर्भवती हो जाएगा। सीम का है कि चिप्स और डिब्बाबंद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है, इसलिए किशोरावस्था या प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए। वह सही कहा है क्योंकि देखिए चिप्स का जो है स्नैक्स जैसे बंद होता है तो इसको जो किशोरावस्था के दौरान इसको नहीं खाना चाहिए। तो ये मिथक नहीं है, ये सही बात है। ठीक, जिन्होंने कहा है कि बच्चों के लिंग अनुकूलन के लिए पूरी तरह से माँ जिम्मेवार है, नहीं गलत है, पूरी तरह से जो है उसके पिता जिम्मेवार होता है उसके लिंग निर्धारण के लिए कि वो पुरुष होगा या महिला होगा बच्चा, तो उसके लिए उसका पिता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। यानी कि ये भी मिथक है एक प्रकार से अगर माँ जिम्मेवार है। गाँव घर में अधिकतर देखते होंगे कि किसी को अगर बेटी खाली हो रहा है बेटा नहीं हो रहा है तो उसकी माँ को ही जिम्मेवार माना जाता है, ये गलत है। ठीक, तो ये आपको
मिथक ही है, तो ये भी मिथक है। हमसे पूछा है मिथक नहीं है, तो मिथक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मिथक नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत को क्षय का कारण बनता है। यानी कि ओजोन परत जो है दिनों दिन क्षय होते जा रहा है, तो ये किसका है, तो ये जो है आपको CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कारण ये हो रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपको CCl2 और F2 होता है, ठीक है। इसको कहते हैं आपको डाइफ्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोपेनॉल में डैश कार्बन और डैश क्रियात्मक समूह होता है। देखिए प्रोपेनॉल जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, ये देखिए ये होता है आपको CH3 और ये कार्बन के साथ जो है एक ये कीटोन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कीटोन बनाता है। देखिए कीटोन क्या होता है कि देखिए कोई भी कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए और दो गो कोई भी तत्व जुड़ा होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ा तो इसे कीटोन बॉन्ड कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक कीटोन बॉन्ड बनाया और क्या कर रहा है, कार्बन प्रोपेनॉल में डैश कार्बन, देखिए कार्बन क्या है, एक एक दो एक तीन, यानी 3 कार्बन और क्रियात्मक समूह क्या है, तो कीटोन है। देखिए डबल बॉन्ड है, कार्बन के साथ दो जुड़ा हुआ है, तो कीटोन, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कार्बन C4- बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्रमशः डैश होगा। देखिए कोई भी तत्व जो है अपना जब इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है तो इस पर निगेटिव चार्ज आता है, और जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ देखिए आपको निगेटिव चार्ज है कार्बन पर कितना, तो 4 गो निगेटिव चार्ज है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, देखिए इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन संख्या कार्बन का क्या होता है, तो 6 होता है, ठीक है। और 4 को इसने ग्रहण किया है तो 4 जुट जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा इसका 10 इलेक्ट्रॉन, और लेकिन प्रोटॉन तो सेम रहेगा, यानी कि प्रोटॉन जो है आपको यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 और प्रोटॉन क्या हो जाएगा 6 ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायता होगी। यानी कोई भी व्यक्ति जिसको मधुमक्खी ने डंक मार लिया तो क्या होगा, मधुमक्खी के डंक में एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, तो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यही फॉर्मिक एसिड के कारण जो है इसको जलन होता है। इसको हमको राहत दिलाना है, तो यानी कि हम जानते हैं कि जब एसिड जो है किसी भी बेस के साथ अभिक्रिया करती है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमको उदासीनीकरण करना है, यानी कि एसिड का गुण को जो खत्म करना है, तो इसके लिए इस पर हमको कोई बेस डालना होगा। ये नंबर में दिया है दही, ये तो एसिड है, विनेगर भी एसिड है, साधारण नमक तो नहीं होगा। लेकिन बेकिंग सोडा क्या है, तो क्षार है, इसको हम डालेंगे तो हम इसको जैसे हमको राहत मिलेगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे वर्णित किए गए अनुसार पदार्थ ए और पदार्थ बी में निर्मित तारों के लिए VI ग्राफ पर विचार कीजिए। कौन सा ग्राफ है, तो VI ग्राफ है, ठीक। तो देखिए VI ग्राफ बनाते हैं। देखिए क्या है, ये है आपको V यानी विभवांतर, ये क्या है, धारा है, ये धारा का पॉइंट। आइए देखिए ए नंबर में कहा है कि यह एक पदार्थ ए है, यह क्या है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है। ये क्या है आपको, ये है आपका मूल बिंदु 0 0, यही मूल बिंदु होता है 0 0। यहाँ से एक गुजरने वाली क्या है, सीधी रेखा है, और आई अक्ष से 20 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, ऐसी करके ये गुजर रही है। और ये आई अक्ष के साथ जो है कितना डिग्री पर कोण पर है, आई अक्ष के साथ, तो ये है आपको 20 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। 20 डिग्री कोण पर ये झुका हुआ है। और पदार्थ बी के बारे में कहा है कि यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, ये भी जो है मूल बिंदु से ही गुजरने वाली सीधी रेखा है, और आई अक्ष के साथ ये 60 डिग्री की कोण बना रहा है। ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री कोण। ये कोण क्या है आपको, यहाँ से आई के बीच, तो ये है 60 डिग्री। 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए भी बढ़ रहा है, देखिए साथ ही साथ देखिए भी है यहाँ पर, देखिए भी यहाँ इतना है तो आई इतना है। जब देखिए भी बड़ा हो गया तो आई भी बढ़ गया, दोनों के साथ देखिए ऐसा ही हो रहा है, यानी कि भी बढ़ रहा है और आई भी बढ़ रहा है, यानी कि भी जो है ये आई का समानुपाती हो गया, भी और आई के समानुपाती हो गया। तो ये कौन सा नियम कहता है, तो ये कहता है आपको ओम का नियम कहता है। भी जो है ये जो है आपको आई के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम कहता है, यानी कि ओम के नियम को ये पालन करता है।
यानी कि दोनों तार जो है ए और बी दोनों ओम के नियम को पालन करता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए जो भी पदार्थ जो है ओम के नियम को पालन करता है उस पदार्थ को कहा जाता है आपको ओमीय चालक। यानी कि कोई भी चालक है जो कि ओम के नियम को पालन करेगा उसे ओमीय चालक कहेंगे। तो ये ए और बी ये दोनों क्या है, ये दोनों है ओमीय चालक। ओमीय चालक, इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों जो है ए और बी दोनों ओम के नियम को पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत जनरेटरों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए कोई भी देखिए आपको जो जनरेटर बनाना है तो ये देखिए आपको दो आपको क्या लेना है, चुंबक लेना होगा। ये आपको नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल, ये है साउथ पोल। इसके बीच में क्या होता है, तो आपको एक कुंडली रख दिया जाता है और इसको घुमाया जाता है तो क्या होता है, आपको बिजली उत्पन्न होता है और यहाँ से लोड से जोड़ दिया जाता है। तो ये कैसे होता है, यानी कि जनरेटरों को विद्युत उत्पन्न करने के लिए चालकों को डैश क्षेत्र में घुमाते, किस क्षेत्र में घुमा रहे हैं, ये दोनों क्या है चुंबक। ये चुंबक अपना क्षेत्र बनेगा, फ्लक्स काटेगा और ये विद्युत उत्पन्न होगा, यानी कि इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं। यानी कि पहला डैश में हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा, जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो इस होकर क्या कौन सा ऊर्जा मुक्त होगी, हमको विद्युत ऊर्जा मुक्त होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है। और देखिए एक बात और जान लीजिए कि विद्युत जनरेटर जो है फ्लेमिंग के किस नियम पर कार्य करता है, ये फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम पर कार्य करता है, दाएं हस्त नियम पर ये आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया, देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, कोई भी अवक्षेपण अभिक्रिया है तो उसमें अभिक्रिया के बाद क्या होता है कि उसमें जो कुछ न कुछ तलहटी, नहीं बर्तन के तलहटी में जो है कुछ पदार्थ का अवक्षेप जम जाता है, उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। देखिए इस समय से अभिक्रिया देखिए CuSO4 प्लस BaCl2 बराबर क्या हो गया, BaSO4 प्लस CuCl2 बना है, तो यही अवक्षेप अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1000 वाट का इलेक्ट्रिक टोस्टर है जो कि 220 वोल्ट पर संचालित होता है, तो इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या है। पी हमको दे दिया है किसी भी टोस्टर का कितना, तो 1100 वाट दिया हुआ है और इसका जो विभवांतर भी हमको दे दिया है कितना, तो 220 वोल्ट दे दिया है और हमसे किसका मान पूछा है, तो प्रतिरोध यानी कि आर का मान पूछा है, तो आर बराबर वाट। तो देखिए पावर जो होता है पी बराबर होता है फार्मूला VI, यहाँ हमको आर निकालना है तो आर तो फार्मूला में है ही नहीं, तो कैसे निकलेगा। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, VI की जगह हम ओम के नियम से लिख सकते हैं, V बराबर IR होता है। देखिए V बराबर IR होता है तो I की जगह हम लिख सकते हैं V/R तो लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू V/R हो जाएगा, यानी कि नया फार्मूला क्या निकल कर आ गया, V²/R आ गया। यहाँ देखिए R भी है, V भी है और P भी है, यानी कि क्या है फार्मूला, P बराबर V²/R। यहाँ देखिए P भी है हमको, V भी है और R भी है, यहाँ हमको P और V दे दिया है, हमसे R पूछा है तो R निकालने के लिए तो R क्या हो जाएगा, P/V² हो जाएगा। तो P देखिए सॉरी P/V² नहीं होगा, देखिए नया R क्या हो जाएगा आपको, देखिए P से गुना हो जाएगा यानी कि V²/P हो जाएगा। तो इसको हम निकालते हैं तो V² हमको 220 वोल्ट दे दिया है, तो 220 गुना 220 बटा P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1100 वाट है, 1100 वाट क्या है P है, तो ये सॉरी एक के दूनी जीरो होगा 1100, तो ये 2 जीरो ये 2 से कट जाएगा, तो और 11 दूनी 22 यानी कि 22 दूनी ये आपको 44 ओम निकलेगा इसका प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2022 में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए नैनो मिशन प्रोजेक्ट के तहत किस तरह के एंटीवायरल फेस मास्क विकसित किए गए थे। यानी कि नैनो मिशन प्रोजेक्ट के तहत जो है हमको कोरोना वायरस से लड़ना था। 2022 में जो कोविड आया था उसके तहत आपको एंटीवायरल फेस मास्क को विकसित किया गया था, तो वो किस प्रकार का किया गया था, तो ये देखिए आपको क्या गया था, आपको कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल आवृत एंटीवायरल फेस मास्क, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन का है कि विद्युत मोटर में विभक्त बल्ब प्रयुक्त है, ठीक है, यहाँ जो बल्ब प्रयुक्त होता है विद्युत मोटर में ये आपको विभक्त रहता है, तो ये सही है। दोनों का है कि विद्युत मोटर की कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ, भाई मोटर है तो ये बाएं हाथ के नियम से कार्य करेगा, बाएं हाथ के नियम पर आधारित होगा। यहाँ दाएं दिया हुआ है तो ये गलत दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो सही जो केवल एक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया से निर्मित होता है। देखिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का देखिए यहाँ पर निर्माण हुआ है, किसका निर्माण हुआ है, तो NaOH का निर्माण हुआ है। तो ये क्लोर एल्कली प्रक्रिया यही है, ठीक ना, तो इसमें निर्माण हुआ है, तो ये सही बात है। दो नंबर का है कि इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद देता है। क्लोरीन गैस, देखिए यहाँ कौन सा उत्पाद, पहला देखिए क्लोरीन गैस का उत्पाद हुआ है, और दूसरा हाइड्रोजन गैस, देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस का उत्पाद हुआ है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ देखिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पाद हुआ है इस साइड, यहाँ देखिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पाद, यानी कि 3 उत्पाद होता है तीनों का, तो ये भी सही दिया हुआ है। क्या हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस जो है इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से डैश की दूरी पर स्थित होगा। क्योंकि एक अवतल दर्पण है, क्या है, एक अवतल दर्पण है, क्या है, इसका फोकस दूरी जो है ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये आपको फोकस बिंदु हो गया। इसका क्या करा है, ध्रुव से जो है 16 सेंटीमीटर दूरी पर इसका फोकस बिंदु स्थित है। तो इसकी वक्रता केंद्र ध्रुव से कितना होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस का दुगुना होता है, तो ये 16 है, तो ये 32 हो जाएगा, यानी कि 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांधों के निर्माण से लाभ है। बांध के निर्माण से क्या क्या लाभ, पहला सिंचाई के लिए जल का संग्रहण, बांध निर्माण करेंगे उतना बड़ा सिर्फ सिंचाई के लिए, ये उतना बड़ा लाभ नहीं है, तो ये गलत हो गया। 2 नंबर का है कि जल का असमान वितरण, नहीं ये भी गलत है, ये भी क्या है, तो गलत है। 3 नंबर का है कि विद्युत उत्पादन के लिए संग्रहण करना, सही बात है, विद्युत उत्पादन के लिए हम बांध में जो है जल का संग्रहण करते थे, ये सही है। 4 नंबर का है कि बांधों से निकाली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायता होती है, सही बात है, ये भी सही है। 5 नंबर का है कि इनसे केवल कुछ लोगों ही लाभान्वित हो पाते हैं, गलत है, इससे बहुत लोग लाभान्वित होता है, नहीं कि तो इसका उत्तर 3 और 4 हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लसिका यानी लिम्फ के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं और इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। पहला कार्य है कि आंत से पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है। लिम्फ जो यानी कि लसिका होता है, ये आपको आंत में जो पचता है और अवशोषित जो वसा लेता है उसको ले जाता है, सही बात है, यानी कि एक सही है। दोनों का है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाता है, यानी कि लिम्फ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक ले जाएगा, नहीं ये गलत दिया हुआ है। 3 नंबर में दिया हुआ है कि आरबीसी को लसिका पर्व तक ले जाता है, नहीं ये भी गलत दिया हुआ है। 4 नंबर का है कि यह आंतरिक तरल को कोशिका बाह्य स्थान से बाहर रक्त में बहा देता है, ये बात सही दिया हुआ है, तो इसका उत्तर 1 और 4 हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो हानि क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन का कारण क्या होता है कि पौधे मुरझाने का कारण भी बन सकता है, यही इसका हानि है, लेकिन लाभ और है, देखने तो लाभ क्या क्या है, तो यह खनिज आयनों को परिवहन में सहायता करता है, तो ये भी लाभ है। यह वाष्पीकरण द्वारा पौधों को ठंड करने में कार्य करता है, तो ये भी सही बात है। और यह पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जल प्रदान करता है, ये भी सही बात है। हमसे हानि पूछा था, तो हानि सी नंबर में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी के पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो हमसे सही विकल्प पूछा है, तो सही विकल्प क्या आ जाएगा कि ये आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद संकेंद्रीय प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करते हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 बिलियन का पीएच ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया गया है। जब हम प्रयोग करेंगे तो बिलियन क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, तो ये पीएच किसके होने के समान है कि नीले लिटमस पेपर को लाल करने का गुण किसमें होता है, ये अम्ल में होता है। अम्ल क्या करता है, तो ये जो है आपको एसिड ये ब्लू टू रेड बनाता है, ब्लू को ये रेड में परिवर्तित करता है, और क्षार क्या होता है यानी कि बेस ये रेड टू ब्लू बनाता है। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि नीले निस्पत को लाल बनाया है, तो नीले निस्पत में क्या हुआ, तो ये अम्ल है, तो अम्ल का प्रकृति क्या होता है, अम्ल जो है इसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, ठीक ना, 0 से 7 के बीच में होता है, तो ये देखिए 7 से कम होगा, तो 7 से कम देखिए यहाँ कौन दिया हुआ है, तो 5 दिया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। ए नंबर का है गर्भाशय, गर्भाशय देखिए यही देखिए आपको पूरा है महिला प्रजनन तंत्र, ये देखिए दोनों दिख रहे हैं, तो ये आप क्या है गर्भाशय ट्यूब है, और ये देखिए अंडाशय है, और ये
आपको अंतर्गर्भाशय कला है। उसके बाद देखिए पूरा ये टोटल क्या है आपको, ये गर्भाशय है और ये है आपको योनि मार्ग, जिसके द्वारा जो योनि मार्ग है, जिसके पेनिस से इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये क्या है, आपको गर्भाशय ग्रीवा है। ये हमसे पूछा है गर्भाशय, तो गर्भाशय तो है ये है प्रजनन तंत्र का हिस्सा। मूत्र मार्ग है, आगे देखिए अंडाशय है, तो अंडाशय है ये भी। और डिम्ब वाहिनी नलिका जो होता है, इसे फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये भी है ये, जहाँ पर निषेचन होता है। लेकिन मूत्र मार्ग जो होता है ये आपको उत्सर्जन का हिस्सा है, ये आपको नहीं है प्रजनन का हिस्सा, ठीक। इससे जो है आपको यूरिन को पास किया जाता है, तो ये आपको गलत दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माध्यम 1, 2, 3 का वर्तमान क्रमशः इतना है। यदि माध्यमों की प्रकाश की चाल V1, V2 और V3 हो तो उसमें बीच इनमें से कौन सा संबंध सही है। यहाँ देखिए पहला माध्यम जो है जिसका वर्तनांक है, पहला माध्यम देख लेते हैं, उसका वर्तनांक है आपको 1.46 है। दूसरा माध्यम है जिसका वर्तनांक है 1.65। तीसरा माध्यम है जिसका वर्तनांक है 1.31। यहाँ देखिए ये है सबसे ज़्यादा वर्तनांक जिसमें होगा उसमें प्रकाश की गति जो है धीरे चलेगा, यानी कि इसको कहा है आपको V1, इसको V2 और इसको V3 कहा है। तो सबसे धीरे किस में चलेगा, तो इसमें चलेगा, उससे तेज चलेगा इसमें, और सबसे तेज इसमें चलेगा। यानी कि V3 बड़ा होगा और V2 क्या होगा, उससे जो है आपको बड़ा हो जाएगा V1, क्योंकि देखिए इसका वर्तनांक इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो V1 और सबसे बड़ा हो जाएगा V2 हो जाएगा। इनकी V3, V1 और V2 जो कि किस ऑप्शन में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइक्रोम का एक तार AB 3 भाग AC, CD और DB बना है और प्रत्येक का प्रतिरोध का अनुपात 1:2:3 है। इनके एक नाइक्रोम का तार है, बहुत बड़ा तार है, ये तार हो गया, क्या है ये AB लंबाई का तार है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। क्या क्या बना है, तो AC बना है, एक बिंदु यहाँ C काट लिया गया है, तो यहाँ देखिए AC बन गया है। उसके बाद CD बना है, C से एक हम D काट दिए बिंदु, तो ये आपको CD बना यानी DC बना है। उसके बाद D से जब हम B काटते हैं तो ये आपको DB बना है। ये तीनों बिंदु बन गया है। यहाँ पर देखिए जो प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध 1 ओम है, 1:2:3 में प्रतिरोध है, ठीक। और यह बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो V1 और V2 और V3 को क्रमशः AC और CD को सीढ़ियों पर, तो उनमें से कौन सा सही है। नाइक्रोम का एक तार है सी, तो इसका प्रतिरोध किसके आधार पर होगा, जो इसमें बैटरी से जो हम करंट दिए हैं वो V1, V2 जो हो आपको ये प्रतिरोध के ही अनुपात में होगा, तो ये प्रतिरोध के अनुपात में ही होगा, तो यानी क्या होगा, तो ये V1 अनुपात V2 अनुपात V3 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपको 1:2:3 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा।